पूरा वीडियो देख के जाना, बहुत कुछ सीख के जाओगे। तो आपका स्वागत है, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लैनेट। और मैं हूँ निशांत झा। और इस वीडियो में हम लोग देखिए टेंस के 3 भेद हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और तीनों भेद के 4 भेद हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं, पास्ट टेंस के 4 और फ्यूचर टेंस के 4। तो हम लोग आज प्रेजेंट टेंस का जो पहला भेद है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके सारे प्रकार के जो टेंस में जो सेंटेंस बनते हैं वो देखेंगे, समझेंगे, बढ़िया से समझाएंगे हम आपको। और उसके वॉइस भी देखेंगे, मतलब टेंस और वॉइस दोनों एक साथ देखेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो दोनों को एक ही साथ ख़त्म करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस और वॉइस, टेंस में कैसे ट्रांसलेशन बनता है, कैसे क्या होता है वो सब, ग्रामर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है वो सब, और वॉइस में कैसे कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। बहुत सारे वॉइस में आपको बना करके भी दिखाऊंगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए क्या है कि वी मेक 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज इन एवरी काइंड ऑफ सेंटेंस। जितने भी सेंटेंस होते हैं ना इंग्लिश में, जितने भी सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस तो आप समझते होंगे, कोई भी लाइन जिसका अर्थ निकले, सही अर्थ निकले, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक, तो जितने भी सेंटेंस होते हैं उन्हें 6 टाइप्स के सेंटेंस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और वे 6 टाइप्स के सेंटेंस कौन कौन से हैं? पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और 5वां है WH सेंटेंस, और 6ठा है WH निगेटिव सेंटेंस। ठीक, ये होता क्या है, जैसे कि अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करूं, अभी हम लोग इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, दूसरे टेंस की बात हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, एक ही टेंस हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। 12 वीडियोज़ आएंगे, 12 वीडियोज़, क्योंकि 4 थी, 12 टोटल काइंड हो गए, टोटल प्रकार हो गए टेंस के। तो इसलिए हम लोग 12 वीडियो बनाएंगे और 12 वीडियो में आपको अच्छे से सिखाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा? अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो जैसे आई गो, मैं जाता हूँ। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ, ये हो गया निगेटिव इंट्रोगेटिव। WH सेंटेंस हो गया वेयर डू आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ, या वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, ये हो गया WH सेंटेंस। एंड वेयर डू यू नॉट गो, वाई डू यू नॉट गो, तुम क्यों नहीं जाते हो, तुम कहाँ नहीं जाते हो। व्हाट डू यू नॉट ईट, तुम क्या नहीं खाते हो। ये सब जो सेंटेंसेस है वो हो जाएगा WH निगेटिव सेंटेंस। अब ये WH क्या होता है? तो WH ऐसे वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं, जिससे क्वेश्चन करने का अर्थ होता है, और सब में W और H आपको दिखने को मिलेगा, इसलिए उसका नाम ही दे दिया गया है WH वर्ड्स। ठीक, और ये वर्ड्स जिस सेंटेंस में रहेंगे उसको हम लोग बोलेंगे WH सेंटेंस। ठीक, अब ये WH सेंटेंस और WH वर्ड्स क्या होता है? WH सेंटेंस तो समझ गए, WH वर्ड्स कौन कौन से हैं मेन, वो आप देख लीजिए। मेन क्या है, लगभग सारे लिख दिए मैंने यहाँ पे। पहला है व्हाट का मतलब होता है क्या। वाई का मतलब होता है क्यों, मतलब इंट्रोगेटिव सेंस में। वैसे व्हाट का मतलब जो भी होता है, जो, लेकिन वो जब हम आगे बताएंगे, आगे पढ़ाएंगे तब। ठीक, वाई का मतलब होता है क्यों, और व्हेन मतलब कब, व्हेन मतलब जब भी होता है, व्हेन मतलब कब भी होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अर्थ में हम लोग व्हेन का मतलब बोलेंगे कब, जब नहीं बोलेंगे। ठीक, वैसे सिंपल सा बात आपको बता देते हैं, जितना सा ये WH वर्ड्स हैं, जितने भी ये WH वर्ड्स हैं, नोट कर लीजिए कॉपी पर। ठीक, कॉपी लेकर के बैठिएगा पढ़ने के लिए। जितने भी ये WH वर्ड्स हैं, इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, डू, डज, डिड, ये सब वगैरह वगैरह आ जाए, या कोई एक्सुलरी वर्ब आ जाए, कैन, कुड, शैल, शुड, ये वगैरह आ जाए, तो ये सब अगर आ जाता है, मतलब कोई अगर वर्ब आ जाता है, तो इसका जो सेंस होगा, इसका जो मीनिंग होगा, वो होगा इंट्रोगेटिव सेंस में। इंट्रोगेटिव सेंस मतलब क्वेश्चन पूछने के अर्थ में। मतलब व्हाट का मतलब जो नहीं होगा कभी भी, व्हाट का मतलब क्या होगा, क्या होगा। ठीक, व्हेन का मतलब जब नहीं होगा, व्हेन का मतलब क्या होगा, कब, जब इस सब के बाद वर्ब आए तब। लेकिन जब इस सब के बाद वर्ब नहीं आ करके, इस सब के बाद कोई नाउन आ जाए, कोई प्रोनाउन आ जाए, तब इस सब का जो मीनिंग होगा, सबका नहीं,
कोई कोई खास, जैसे वाट का दो मीनिंग होता है, जो और क्या भी होता है। व्हेन का मतलब जब और कब भी होता है। वेयर का मतलब कहाँ और जहाँ दोनों होता है। हु का मतलब जो और कौन दोनों होता है। विच मतलब भी होता है जो और कौन। हुज मतलब किसका और जिसका भी होता है। किसका हो गया क्वेश्चन के अर्थ में, इंट्रोगेटिव सेंस में, और जिसका हो गया दूसरे सेंस में। होम का मतलब किन्हें और जिन्हें दोनों होता है। हाउ का मतलब कैसे होता है। ठीक, तो ये जो जिसका दो दो मीनिंग होता है, वो दो दो मीनिंग कब होगा, जब इसके बाद वर्ब आएंगे, तब इसका इंट्रोगेटिव सेंस में मीनिंग होगा, क्वेश्चन पूछने के अर्थ में होगा। ठीक, लेकिन इसके बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो उसका मीनिंग सिंपल अर्थ में होता है। इसका मीनिंग क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंस में नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था। ठीक, आप तो समझ गए आप कितने तरह का सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। किसी भी सेंटेंस को 6 टाइप में हम लोग चेंज करके बनाएंगे, और ये 6 टाइप का आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये 6 टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि टेंस जितने भी बनते हैं वो स्ट्रक्चर पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, पहले आपको उसके स्ट्रक्चर को समझना होगा, उसके बाद उसके ट्रांसलेशन को भी बनाना हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए ये सारे स्ट्रक्चर्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, इसे एक और नाम है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका पहला स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए क्या है। सब्जेक्ट जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये उसी तरीके से है जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया। ठीक, तो ये जो सीधा मैंने 1 2 लिख दिया है, तो ये पहला जो स्ट्रक्चर होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा, दूसरा निगेटिव सेंटेंस का होगा, इसी तरीके से इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, WH सेंटेंस एंड WH निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये जो 6 तरीके से के जो स्ट्रक्चर हैं, वो 6 का 6 मैंने यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये 6 का 6 स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है 6 स्ट्रक्चर्स। ठीक, और इसको हम अब डिटेल्स में समझते हैं हम लोग। पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का, जो है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट तो सर समझ में आया। ठीक है, ये V1 और V5 क्या है, यहाँ पर एक ही V1 ही क्यों नहीं लिखा गया या V5 ही क्यों नहीं लिखा गया, तो इसका रीज़न ये है कि इंग्लिश ग्रामर का जो रूल है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट समझते हैं ना आप लोग। आप अगर कोई काम कीजिएगा किसी के साथ, आप अगर रहिएगा, तो आपको उसके साथ एग्रीमेंट बना के रहना पड़ेगा, समझौता बना के रहना पड़ेगा कि देखो किसी के साथ आप अगर कोई काम कीजिएगा, ठीक, तो वैसे आप बोलिएगा सर घर में रहते हैं तो घर में तो कोई एग्रीमेंट नहीं बनाते, लेकिन आप अगर कोई आप कहीं पे कुछ काम कीजिएगा, किसी का कोई वर्क कीजिएगा, तो वहाँ पर एग्रीमेंट पर साइन करवाया जाता है कि तुम अच्छे से काम करोगे, तुम बेईमानी नहीं करोगे, इस तरीके से। तो सब्जेक्ट और वर्ब, क्योंकि जहाँ जहाँ सब्जेक्ट रहेगा वहाँ वहाँ वर्ब रहेगा ही। कोई भी सेंटेंस आप उठा लीजिए, कोई भी सेंटेंस आप उठा लीजिए, उस सेंटेंस में वर्ब रहेगा ही। ठीक है, बिना वर्ब का सेंटेंस लिखना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट बना है वो ये बना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये सिंपल सा एक एग्रीमेंट बना हुआ है। मतलब चूँकि इंग्लिश में तो 2 ही तरह के सब्जेक्ट हो सकते हैं, या तो वो सिंगुलर होंगे वो, या तो वो प्लूरल होंगे। इसलिए इंग्लिश में भी है कि इसलिए ये रूल है इंग्लिश में कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। क्लियर है। अब देखिए सब्जेक्ट का तो आपको पता है कि एस या ई एस लगा करके किसी भी नाउन या प्रोनाउन को आप उसमें एस या ई एस लगा दीजिए तो वो सिंगुलर और प्लूरल हो जाता है। किसी भी नाउन में, प्रोनाउन में मैंने गलती कर दी, किसी भी नाउन में आप सिंगुलर से प्लूरल बनाने का रूल आपने देखा होगा, जैसे काउ से काउज, डॉग से डॉग्स। ठीक, इस तरीके से लेकिन और बहुत सारे रूल्स हैं, ये नहीं कि सब में एस या ई एस लगा के, जैसे मैन का मेन होता है, वोमैन का वोमेन होता है, टूथ का टीथ होता है। बात समझ रहे हैं। तो ये मत समझ लीजिएगा सब में एस या ई एस लगा के। थोड़ा एक बार रूल आप सिंगुलर से प्लूरल बनाने का उस जूनियर क्लास में है, तो आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये जो है अब देखिए उसी तरीके से वर्ब का भी सिंगुलर और प्लूरल किया जाता है। ठीक, वर्ब में एस या ई एस लगाने से उसे वो सिंगुलर बन जाता है, नाउन का ठीक उल्टा। क्लियर है। जैसे गो जो है GO, गो, ये प्लूरल वर्ब है। आप इसमें अगर एस या ई एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर बन जाएगा, तो गो में ई एस लगाया जाता है गोज, तो गोज जो है वो सिंगुलर वर्ब है। क्लियर है। तो ये रूल के अनुसार काम करेगा। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तो आई
आई और यू इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। क्यों कन्फ्यूज़न है, इसको बस आप ध्यान रखिएगा और सबके साथ ये रूल काम करेगा, सबके साथ काम करेगा, ठीक। आई के साथ थोड़ा दिक्कत है, और क्योंकि आई मतलब मैं मतलब सबके लिए आई, सबके लिए मैं, और मैं तो थोड़ा मैं हूँ पर मतलब कुछ इम्पोर्टेंट हूँ, मैं तो अजीब हूँ, अलग हूँ सबसे, तो थोड़ा मेरे लिए रूल भी थोड़ा अलग होना चाहिए ना। हाँ, इसलिए आई के साथ थोड़ा रूल जो है वो चेंज हो जाता है। अब देखिए आई क्या है, आई का मतलब होता है मैं, और आई क्या है, आई जो है वो सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक आई से एक व्यक्ति का बोध होता है, तो सिंगुलर नंबर है। लेकिन आई के साथ जो वर्ब लगता है वो प्लूरल लगता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आई के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब आप वर्ब लगाइएगा, तो आई के साथ, सबके साथ, सब में नहीं, मैं अभी सिर्फ, मैंने क्या बोला, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करूंगा। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा हूँ, ठीक, बात करूंगा। और भी जब दूसरा टेंस पढ़ेंगे, इसके अगला भेद पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग उस हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए आई के साथ हम लोग लगाते हैं वर्ब का पहला रूप, मतलब प्लूरल वर्ब, ठीक। जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई ईट, मैं खाता हूँ। तो आई सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ लगने वाला जो वर्ब है वो प्लूरल है, ठीक। और यू के साथ भी, क्योंकि यू में क्या प्रॉब्लम है कि यू का मतलब सिंगुलर भी होता है तुम, और यू का मतलब प्लूरल भी होता है तुम लोग, आप लोग। तो यहाँ पर अगर यू के साथ अगर ये रूल लगाया जाए, तो मेरे हिसाब से उस समय के विद्वानों ने जो सोचा होगा कि यू जो है वो सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, तो चलो इतना माथा पीछे क्यों करें, इसके साथ एक ही वर्ब यूज़ करते हैं, या तो सिंगुलर लगाओ या प्लूरल लगाओ, ठीक। तो इसलिए यू के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। यू गो, तुम लोग जाते हो, यू प्ले, तुम लोग खेलते हो, यू रन, तुम लोग दौड़ते हो, यू लाफ, तुम लोग हंसते हो, ठीक। यू के साथ भी हमेशा, चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, चाहे सिंगुलर का वहाँ पर बोध हो रहा है, सिंगुलर का सेंस है या प्लूरल का सेंस है। तुम जाते हो फिर भी यू गो, तुम लोग जाते हो फिर भी यू गो। ऐसा नहीं कि तुम जाते हो तो एक आदमी है तो यू गोज कर देंगे, और तुम लोग जाते हो एक से ज़्यादा आदमी है तो यू गो करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही वर्ब यूज़ करना है, प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। तो आई और यू का फंडा आपने समझ लिया, और बाकी सब के साथ ही वही फंडा यूज़ होता है, वही रूल यूज़ होता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। क्लियर है, ये बहुत काम देगा आपको, बिल्कुल याद रखिएगा इस बात को, मैंने अभी जो बताई है, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम लोग V1 या V5 लगाएंगे। अब ये V1 या V5 किसके साथ लगाएंगे वो तो आपको पता चल ही गया, ये फिर भी मैंने एक टेबल बना के आपको यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए आई के साथ वर्ब का पहला रूप यूज़ होगा, वी के साथ वर्ब का पहला रूप यूज़ होगा, यू के साथ वर्ब का पहला रूप यूज़ होगा, यू के साथ वर्ब का पहला रूप यूज़ होगा, और थर्ड पर्सन में जो प्लूरल होगा, थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या सब होता है, जैसे दे, द बॉयज, द गर्ल्स। उसके बाद दो सब्जेक्ट कर देते हैं, राम एंड श्याम, यू एंड आई, तुम और मैं। जिसमें एक से ज़्यादा का बोध हो वो थर्ड पर्सन प्लूरल होगा, ठीक। तो इस सब के साथ भी वर्ब का पहला रूप यूज़ होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है, जैसे ही, शी, इट, राम, ये सारे जिसमें एक का बोध होता है, इसके साथ वर्ब का पांचवा रूप लगता है, ठीक। मतलब सीधे से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सबके साथ तो वर्ब का पहला रूप यूज़ करना है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का पांचवा रूप यूज़ करना है, ठीक। और ये भी एकदम आसान याद होगा आपको। देखिए सबसे पहले पर्सन आप कैसे याद रखेंगे, आई, वी और यू। आई, वी तो फर्स्ट पर्सन हो गया बोलने वाला, यू हो गया इसकी बात सुनने वाला, और ये दोनों जो बात करेगा किसी न किसी के बारे में तो बात करेगा, वो थर्ड पर्सन हो गया, ठीक। तो आई, वी और यू को छोड़ करके दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे थर्ड पर्सन हैं। अगर वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होंगे, अगर वो पर्सन के रूप में यूज़ होंगे तो वो थर्ड पर्सन कहलाएंगे।
आई, वी और यू को छोड़ के, क्योंकि ये दोनों तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो गए, बाकी सारे के सारे थर्ड पर्सन होंगे। अब उसमें जो एक होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, उसमें जो एक से ज़्यादा हो जाएगा, 2 हो जाए, 3 हो जाए, वो थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाएगा। क्लियर है? तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हम लोग वर्ब का 5वां रूप एस या ई एस वाला जो फॉर्म है वर्ब का, उसमें एस या ई एस लगा के हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में यूज़ करेंगे। क्लियर है? उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का जो होता है, जैसे ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म, मतलब कर्ता जो काम करता है, जो सब्जेक्ट जो वर्क करेगा उसका जो इफेक्ट जिस पर पड़ता है उसी को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्लियर है? और उसके बाद अदर वर्ड्स बाकी जो भी रहेगा किसी भी सेंटेंस में वो, जैसे कि अगर हम बोलें कि राम आम खाता है, एक छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें राम काम कर रहा है, ठीक, मतलब एक सब्जेक्ट का तो ये सिंपल सा एग्जांपल है, सब्जेक्ट का तो ये सिंपल सा परिभाषा है कि जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, सब्जेक्ट को आप ऐसे ध्यान में रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वो होता है जिस पर पूरा का पूरा सेंटेंस डिपेंड करता है। अगर उस सेंटेंस में से उसको हटा दिया जाए, पूरा सेंटेंस उस सब्जेक्ट के बारे में ही रहता है, पूरा का पूरा सेंटेंस जो होता है वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही रहता है। तो ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे पूरा का पूरा सेंटेंस रिलेट करता है, ठीक, तो वही सब्जेक्ट कहलाता है उस सेंटेंस का। ठीक, तो सब्जेक्ट हो गया। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, राम आम खाता है, राम सब्जेक्ट हुआ, और राम खाता है तो खाना जो है वो वर्ब हो गया, और क्या खाता है तो आम खाता है, तो आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। राम सुबह में आम खाता है, तो ये जो सुबह में आ गया फिर अलग से, यही है अदर वर्ड्स। इन द मॉर्निंग, शाम में इन द इवनिंग, ठीक, रात में एट नाइट, दिन में इन डे, तो ये सारे जो हैं ये अदर वर्ड्स हो गए। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को छोड़ के जो भी रहेगा वो सारा क्या कहलाएगा, अदर वर्ड्स कहलाएगा। तो अदर वर्ड्स लास्ट में हम लोग लिखेंगे। ठीक, पहले हम लोग स्ट्रक्चर को ही समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मैं आपको ट्रांसलेशन भी बना के दिखाऊंगा, और उसके बाद हम लोग वॉइस भी देखेंगे। ठीक, हाँ, देखिए दूसरा स्ट्रक्चर है निगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट। आप सोचेंगे कि सर यहाँ पे डू या डज क्यों आ गया। ठीक, ये भाई इसमें तो डू या डज नहीं था, फिर ये अचानक से निगेटिव सेंटेंस जैसे ही हमने बनाना शुरू किया तो यहाँ पे डू या डज लगा के नोट क्यों लगाया, क्योंकि सर वर्ब के पहले रूप और 5वें रूप के बाद आप नोट नहीं लगा सकते हैं, नोट हमेशा लगता है वर्ब के साथ ही। क्लियर कीजिए, ये भी बात जो है वो एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये भी बहुत काम देगा आपको। नोट जो लगता है किसी भी सेंटेंस में निगेटिव फॉर्म में जब हम उसको चेंज करते हैं तो वो हमेशा वर्ब के बाद ही नोट लगाते हैं। लेकिन कौन से वर्ब के बाद? वर्ब दो तरह के होते हैं, मेनली वर्ब दो तरह के होते हैं। पहला होता है लेक्सिकल वर्ब और दूसरा होता है एक्सुलरी वर्ब। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने एक्सुलरी वर्ब वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो। ठीक, खैर नहीं पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेक्सिकल वर्ब जितने भी वर्ब फॉर्म्स आप याद करते हैं, आपकी किताब में वर्ब फॉर्म होगा V1, V2, V3, V4, V5, आप लोग जो याद करते हैं वो सारे के सारे लेक्सिकल वर्ब हैं। ठीक, और दूसरा होता है एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब कौन कौन सा होता है? तो एक्सुलरी वर्ब भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी एक्सुलरी और एक होता है मॉडल एक्सुलरी। तो प्राइमरी एक्सुलरी जो होते हैं वो होते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग, ठीक, ये सारे, हैज़, हैव, हैड, हैविंग, डू, डज और डिड, ये सारे हैं प्राइमरी एक्सुलरी। और मॉडल एक्सुलरी क्या सब होते हैं? मॉडल एक्सुलरी जैसे कि कैन, मे, कुड, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, उसके बाद नीड, डेयर, आउट टू, यूज्ड टू, मस्ट, ये सारे जो हैं वो मॉडल एक्सुलरी वर्ब हैं। तो नोट जो लगता है NOT, नॉट, ये हमेशा एक्सुलरी वर्ब के बाद लगेगा। या तो प्राइमरी एक्सुलरी हो, डू, डज, डिड, शैल, वो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड सब हो, या फिर कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब जो है नीड, आउट टू, यूज्ड टू, ये सब हो, तो एक्सुलरी वर्ब के बाद नोट लगेगा। लेकिन लेक्सिकल वर्ब के बाद नोट नहीं लगाएंगे। गो, प्ले, ईट, रन, वॉश, क्लीन, किल, हैंग, ये सारे जो हैं इस सब के बाद नोट, उसके ठीक बाद नोट हम लोग नहीं लगा सकते हैं।
इसलिए इसको नेगेटिव, चूंकि इसमें तो कोई एक्सुलरी वर्ब है ही नहीं, इसमें डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड कुछ है ही नहीं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड ये सब कुछ है ही नहीं, तो फिर नोट कैसे लगाएंगे? इसलिए इसमें नोट लगाने के लिए इसके पहले डू या डज लगाया गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उसी तरीके से सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है। लेकिन फिर आप बोलिएगा सर वो चैप्टर बनाएंगे ही तो ठीक है, वो बताएंगे तभी कर देंगे, उसमें छोटा सा, इससे थोड़ा छोटा वीडियो हो जाएगा वो और बढ़िया है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नोट लगाने के लिए डू या डज जो प्राइमरी जो एक्सुलरी वर्ब है, जो प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब है, इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, इसका यूज़ किया जाता है नोट लगाने के लिए, ठीक। तो इसलिए सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाया जाता है। तो सर डू या डज फिर क्यों? क्योंकि वर्ब भी तो दो था, V1 या V5 था, हमने चूज़ किया था, तो इसलिए डू या डज। जिसके साथ V1 लगा था उसके साथ डू लगेगा, उसमें डू लगा के नोट लगाएंगे। जिसके साथ V5 लगा था उसके साथ डज लगा के नोट लगाएंगे, ठीक। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जैसे ही आपने डू या डज लगा दिया, जैसे ही आपने प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब के साथ नोट लगाया या फिर एक्सुलरी वर्ब के साथ नोट लगाया, तो कभी भी एक्सुलरी वर्ब के बाद जो है वो हम लोग सीधा का सीधा V1 यूज़ करेंगे, ठीक। इसमें लगा था V5, लेकिन ये भी चेंज किस में हो जाएगा? वर्ब के पहले रूप में, ठीक। तो डू या डज और नोट लगाने के बाद वर्ब का पहला रूप यूज़ करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंस कैसे चेंज करेंगे? सिंपल सा है, जैसे ये था, ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसके शुरू में आप डू या डज लगा दीजिए, बस यहाँ पे डू या डज लगा दीजिए, ये स्ट्रक्चर जस का तस रहेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। लेकिन हमने अभी बता दिया कि जिस सेंटेंस में डू या डज लग जाएगा उसमें हमेशा वर्ब का पहला रूप यूज़ होगा, इसको काट देंगे, ठीक। देख लीजिए स्ट्रक्चर, डू या डज शुरू में लगा दिया, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। और चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क देंगे। उसके बाद है निगेटिव इंट्रोगेटिव, ये डू या डज जो है ना इसको शुरू में लगा दीजिए, बस हो गया, सिर्फ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। देख लीजिए, डू या डज शुरू में लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ये डू या डज तो शुरू में चला गया, उसके बाद क्या बचा? नोट बचा, ठीक। उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स। अब आप अगर चाहें तो इस नोट को इसमें ऐड कर सकते हैं, इस डू और नोट को एक साथ डोंट लिख सकते हैं, तब ये नोट यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, या डज और नोट को जोड़ के डजंट लिख सकते हैं, तब यहाँ से नोट हट जाएगा, ठीक। तो डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ये, डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ये सब, ठीक। इस तरीके से भी स्ट्रक्चर हो सकता है। उसके बाद WH सेंटेंस, जिसमें वो WH वर्ड्स क्या, कहाँ, कैसे, कब, कौन, क्यों, किस लिए, किसको, किनको, ठीक, ये सब अगर लिखा है, आप कहाँ जाते हैं, आप क्यों जाते हैं, आप किस लिए जाते हैं, आप किसके पास जाते हैं, आप क्या खाते हैं, आप कहाँ रहते हैं, इस तरह का अगर सेंटेंस है, ठीक, तो उसमें हम लोग शुरू में WH वर्ड लगा देंगे, इसके शुरू में WH लगाएंगे, तो ये बन जाएगा WH सेंटेंस, बस WH वर्ड और पूरा का पूरा ऐसे ही। और WH निगेटिव, आप कहाँ नहीं जाते हैं, आप क्या नहीं खाते हैं, वह क्या नहीं पढ़ता है, वह क्यों नहीं खेलता है, इस तरीके का अगर रहेगा तो उसमें हम लोग इसमें शुरू में WH लगा देंगे, तो WH प्लस ये पूरा का पूरा जिसका तस, तो ये बन जाएगा WH निगेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर को आपने देख लिया, इस स्ट्रक्चर को आप बार बार इसको नोट कर लीजिए कॉपी पर, और इसको आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अपने कॉपी पर लिखिए, ठीक है। ये आपको पूरा का पूरा ऐसे याद ही हो जाएगा, और जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रक्चर, उसके बाद आप ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक। चलिए अब ट्रांसलेशन देखते हैं। चलिए अब लोग ट्रांसलेशन देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन मैंने लिखे हैं। पहला है, तुम लोग क्रिकेट खेलते हो। सबसे पहले आपको 3 चीज़ पता करना है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया तुम लोग, तो तुम लोग का इंग्लिश क्या होता है? यू, तो लिखेंगे यू। उसके बाद स्ट्रक्चर मैंने बोला था कि आप लोगों को याद रखना है, V1 या V5, तो यू के साथ लगता है V1, ठीक। तो वर्ब क्या है? खेलना, तो हो जाएगा प्ले, यू प्ले, तुम लोग खेलते हो। क्या खेलते हो? क्रिकेट, तो क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, मतलब तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, ठीक। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हो। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम लोग क्रिकेट खेलते हो? डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हो?
हाउ डू यू प्ले क्रिकेट, तुम लोग क्रिकेट कैसे खेलते हो। हाउ डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम लोग क्रिकेट कैसे नहीं खेलते हो। या व्हाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो। इस तरीके से एक सेंटेंस को आप 6 सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो जब भी कोई भी ट्रांसलेशन बनाए उसे कोशिश करें कि हम उसे 6 टाइप्स में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। उसके बाद है मेरा भाई, तो ये सब्जेक्ट हो गया मेरा भाई। माई ब्रदर, ये 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ। माई ब्रदर, आई, वी और यू को छोड़ के सब 3rd पर्सन है, ठीक। तो माई ब्रदर जो है, मेरा भाई, माई ब्रदर, ये भी 3rd पर्सन हुआ और एक ही भाई है तो 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ, ठीक। इसके साथ V5 लगेगा, मेरा भाई। और इसमें वर्ब क्या है, काम करना, तो काम करना का होता है वर्क, वर्क्स हो जाएगा V5। तो माई ब्रदर वर्क्स, मेरा भाई काम करता है, ठीक। इस कार्यालय में, इन दिस ऑफिस, ये अदर वर्ड्स है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इन दिस ऑफिस, मेरा भाई, माई ब्रदर वर्क्स इन दिस ऑफिस, ये ट्रांसलेशन बनेगा इसका। वे लोग सीता की मदद करते हैं, वे लोग, ये हो गया सब्जेक्ट, तो दे, ठीक। इसके बाद V1, दे के साथ V1 लगेगा 3rd पर्सन प्लूरल नंबर के साथ। तो मदद करना का होता है हेल्प, दे हेल्प, ठीक, सीता, दे हेल्प सीता, वे लोग सीता की मदद करते हैं, सिंपल सा। दे हेल्प मतलब मदद करना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट सीता। यह गाड़ी 8 बजे खुलती है, यह गाड़ी, दिस ट्रेन, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, यह गाड़ी, दिस ट्रेन। और उसके बाद वर्ब, तो दिस ट्रेन जो है ये 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है तो V5 लगेगा। खुलना का होता है स्टार्ट, कोई गाड़ी खुलती है ना तो उसका स्टार्ट होगा, ओपन नहीं होगा। ओपन मतलब कोई दरवाज़ा खुलना, कोई शॉप खुलना, वो यहाँ पर गाड़ी खुलने का होगा स्टार्ट, ठीक। गाड़ी स्टार्ट होती है, खुलती नहीं है। तो दिस ट्रेन स्टार्ट्स, ठीक, एट 8 o'clock, यह गाड़ी 8 बजे खुलती है। दिस ट्रेन स्टार्ट्स एट 8 o'clock, दिस ट्रेन डज नॉट स्टार्ट एट 8 o'clock, does this train start at 8 o'clock, does this train not start at 8 o'clock। does और not को आप ऐड भी कर सकते हैं, doesn't भी लिख सकते हैं, doesn't this train start at 8 o'clock। how does this train start at 8 o'clock, यह ट्रेन 8 बजे कैसे खुलती है। how doesn't this train start at 8 o'clock, यह गाड़ी 10 बजे कैसे नहीं खुलती है। आप 6 रूप में उसको चेंज करने का प्रयास जरूर करें, वो 6 स्ट्रक्चर आप देख चुके होंगे। मैं सूर्योदय से पहले उठता हूँ, मैं, उठना का होता है वेक अप, आई वेक अप, और उसमें V5 लगता है, जिसके साथ V5 लगता है तो वेक्स अप हो जाएगा, ठीक। आई वेक अप बिफोर मतलब से पहले, बिफोर मतलब के पहले। आई वेक अप बिफोर सनराइज, मैं सूर्योदय से पहले उठता हूँ। आई डू नॉट वेक अप या आई डोंट वेक अप बिफोर सनराइज। डू आई वेक अप बिफोर सनराइज, डू आई नॉट या डोंट आई वेक अप बिफोर सनराइज। हाउ डू आई वेक अप बिफोर सनराइज, मैं 8 बजे से पहले कैसे उठता हूँ। उसके बाद है सूर्योदय से पहले कैसे उठता हूँ। उसके बाद है सूर्य पूरब में उगता है, द सन, सब्जेक्ट हो गया द सन। सन जो है वो आकाशीय पिंड है, तो जो आकाशीय पिंड जो होते हैं, सन, स्टार्स, मून्स, अर्थ, इस सब के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं, ठीक है। आकाशीय पिंडों के नाम से पहले द का यूज़ किया जाता है। हम लोग धीरे धीरे जहाँ जहाँ यूज़ होता जाएगा आर्टिकल्स का वगैरह वगैरह, वो सब हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे, ठीक। तो द सन राइजेज, सन क्या हुआ, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ, तो राइज मतलब होता है उगना, सूरज जब उगता है उसको कहा जाता है राइज। सनराइज मतलब सूर्योदय, सनसेट मतलब सूर्यास्त, ठीक, सेट मतलब डूबना। द सन राइजेज, V5 लगेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिशाओं के नाम से पहले, डायरेक्शंस के नाम से पहले भी द लगता है तो द ईस्ट होगा, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, एंड और सेट्स इन द वेस्ट, सेट्स डूबता है। अब द सन का यूज़ किया जा चुका है इसलिए यहाँ पर द सन रिपीट नहीं किया है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स, डूबता है, इन द वेस्ट, पश्चिम में डूबता है। उसके बाद है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो द अर्थ मूव राउंड, मूव राउंड मतलब होता है घूमना, लेकिन द अर्थ क्या है, वो 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग V5 लगाते हैं, इसलिए देंगे मूव्स राउंड, ठीक। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है, राउंड मतलब चारों ओर,
द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक, राउंड मतलब होता है के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। देखिए फ्यूचर टेंस में अगर कोई काम फिक्स है कि वो होगा ही तो उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो इसमें होगा द प्राइम मिनिस्टर कम्स, प्रधानमंत्री आएंगे, क्योंकि फिक्स है, प्रधानमंत्री का आना फिक्स हो जाता है। ठीक, तो जो चीज़ एकदम निश्चित है कि वो होगा ही फ्यूचर टेंस में, उसको बताने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर, प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे। कब? कल, तो टुमारो। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो। उसके बाद है मैं यह कार या बाइक चलाता हूँ। अब देखिए कार चलाने का होगा ड्राइव द कार या ड्राइव ए कार, और बाइक चलाने का होगा राइड ए बाइक या राइड द बाइक। तो आई राइड दिस बाइक, यह कार है तो दिस बाइक। आई राइड दिस बाइक या आई ड्राइव दिस कार। देखिए दो चक्का चलाएंगे तो उसमें राइड देना है। वैसे हॉर्स हॉर्स तो 4 पैर वाला होता है, लेकिन उसमें भी राइड होता है, राइड द हॉर्स, घोड़ा चलाना, घोड़े की सवारी करना। ठीक, राइडिंग हॉर्स। आई राइड दिस बाइक, ठीक, या कार होगा तो आई ड्राइव दिस कार। क्लियर है? आई डू नॉट ड्राइव दिस कार, डू आई ड्राइव दिस कार, डू आई नॉट ड्राइव दिस कार, हाउ डू आई ड्राइव दिस कार, हाउ डू आई नॉट ड्राइव दिस कार। कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते, डॉग्स। डॉग्स क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तो इसके साथ वर्ब का पहला रूप यूज होगा। ठीक, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है। तो डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। क्लियर है? देखिए मैंने मुंह से बोला, अगर दिक्कत हो तो मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं कमेंट में लिख देता। खैर अगर बहुत सारे ऐसे कमज़ोर बच्चे होते हैं जिनको नहीं होगा लिखा हुआ, मुंह से नहीं हो सकता है, तो वो लोग देख सकते हैं। तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद है मेरा भाई इस कार्यालय में काम करता है, वो हो जाएगा माई ब्रदर वर्क्स इन दिस ऑफिस। वे लोग सीता की मदद करते हैं, दे हेल्प सीता। यह गाड़ी 8 बजे खुलती है, दिस ट्रेन स्टार्ट्स एट 8 o'clock। मैं सूर्योदय से पहले उठता हूँ, आई वेक अप बिफोर सनराइज। सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, द सन rises in the east and sets in the west। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। उसके बाद है प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो। मैं यह कार या बाइक चलाता हूँ, आई, पहले कार है ना तो मैं यहाँ पे ड्राइव लिख देता हूँ, आई ड्राइव या राइड दिस। अब ड्राइव रहेगा तो कार लिखेंगे, राइड रहेगा तो बाइक लिखेंगे। कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क। ठीक, यहाँ पर देखिए द मैं इसलिए यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि प्लूरल में अगर कोई नाउन प्लूरल में रहता है तो पूरी कुत्ते भौंकते हैं मतलब सारे कुत्ते भौंकते हैं,
दुनिया में जितने कुत्ते हैं सारे कुत्ते भौंकते हैं, ठीक। तो प्लूरल नंबर से पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए द नहीं लगाया जाता है। यहीं पे लिखा रहता है कुत्ता भौंकता है, ठीक, तो हम लोग लिखते द डॉग बार्क्स, ठीक। लेकिन यहाँ पर प्लूरल नंबर में है इसलिए इससे पहले द नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे पूरी जाति का बोध हो रहा है कुत्ते भौंकते हैं। कोई खास कुत्ते तो नहीं है जो भौंकेंगे, सारे कुत्ते भौंकते हैं, इसलिए इससे पहले हमने द नहीं लगाया, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं ग्रामर में कहाँ यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। देखिए पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब ऐसा चीज़ जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो एकदम पूरी तरीके से सच हो, या कोई प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत है, या कोई परमानेंट एक्टिविटी है, ऐसा काम जो हमेशा होता है, रेगुलरली होता है, उसकी आदत है होने की, या कोई काम बार बार रिपीट होता है, या कोई काम अक्सर होता है, तो वैसे काम में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक, या ये परमानेंट एक्टिविटी है, तो इसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करेंगे। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसमें भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे क्योंकि ये परमानेंट एक्टिविटी है, ठीक। ए मदर लव्स हर चिल्ड्रन, एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, ये उसकी हैबिट है या उसका आप प्रिंसिपल सिद्धांत बोल सकते हैं। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, तो आप इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तेल पानी पर तैरता है, ये एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ठीक, तो इसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। बात समझ गए। उसके बाद कोई भी काम जो रेगुलर होता है, जैसे आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, मैं रोज़ 5 बजे उठता हूँ, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें भी आप लोग मतलब ये रेगुलर का काम है, तो इसमें भी आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, अगर कोई प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा। ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ध्यान से देखिए। प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य, मेन जो होता है वो। कोई भी सेंटेंस में जब 2 सेंटेंस मिला के एक सेंटेंस बनाया जाता है तो उसमें एक सेंटेंस मेन होता है और एक होता है उसका हेल्पिंग सेंटेंस। हेल्पिंग सेंटेंस को हटा भी दिया जाए तो मेन सेंटेंस का अपना एक मीनिंग होगा, लेकिन अगर मेन सेंटेंस को हटा दिया जाए तो हेल्पिंग सेंटेंस जो होता है उसका कोई अपना मीनिंग नहीं निकलता है। सुनने वाले के मन में रह ही जाता है कि इसमें और कुछ बोला जाएगा और कुछ बोला जाएगा, लेकिन कुछ बोला नहीं जाएगा, फिर वो अधूरा मीनिंग रह जाता है, ठीक। जैसे कि ये सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं, यू शैल गेट वेट इफ़ इट रेन्स। यहाँ जो सेंटेंस है इसमें 2 सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक है यू शैल गेट वेट। मेरे गांव में फिर शुरू हो गया ये बाजा। यू शैल गेट वेट, आप भीग जाएंगे, ठीक। एक यहाँ से है इफ़ इट रेन्स, अगर बरसात होती है। देखिए अगर हम इसको हटा भी दें तो ये जो सेंटेंस है इसका एक अपना मीनिंग निकल गया, यू शैल गेट वेट, आप भीग जाएंगे, क्लियर है, सीधा मीनिंग निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि इसको अगर हम हटा दिया जाए तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इफ़ इट रेन्स, अगर बरसात होगी। अगर हम किसी को बोलें कि इफ़ इट रेन्स, अगर बरसात होगी, तो वो बोलेगा ना तो क्या, अगर बरसात होगी तो क्या पानी लग जाएगा, भीग जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, बाढ़ आ जाएगा, क्या होगा, बोलो ना, आगे बोलो ना। मतलब उसके मन में और भी लगा हुआ है कि मैं कुछ उसको और बोलूँगा, क्योंकि मैंने उसको सिर्फ बोला है कि इफ़ इट रेन्स, मतलब अगर बरसात होगी, तो पूछेगा ना तो क्या होगा, ठीक। तो ये जो सेंटेंस है ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, इस क्लॉज को बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये जो क्लॉज है, ये जो भाग है, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक। तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में रहता है, अलग अलग सेंटेंस में रह सकता है 2 क्लॉज, तो वो अगर फ्यूचर टेंस में है प्रिंसिपल क्लॉज, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। देख लीजिए आप लोग, सब्जेक्ट के बाद V5 या V1 लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है, इफ़ यू टेक मेडिसिन, अगर तुम लोग मेडिसिन लेते हो, तो ये क्या हो गया, अगर तुम लोग मेडिसिन लेते हो, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसका ठीक उल्टा वाला रूल यूज़ करेंगे कि अगर पहला वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो अगला मेन क्लॉज होगा, ठीक, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज होगा। और सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में होगा। देख लीजिए फ्यूचर टेंस विल, शैल, विल लगा हुआ है। यू विल गेट वेल, तुम ठीक हो जाओगे। अगर तुम इफ़ यू टेक मेडिसिन, अगर तुम दवा लेते हो, यू विल गेट वेल, तुम ठीक हो जाओगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। अगला देखिए, आई शैल वेट, मैं इंतज़ार करूँगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। टिल
यू फिनिश योर वर्क, जब तक तुम अपना काम खत्म नहीं कर लेते, सॉरी लंच, जब तक तुम अपना लंच खत्म नहीं कर लेते मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है ये, या आई शैल वेट, मैं इंतजार करूँगा, ठीक। और ये जो लिखा हुआ है जब तक, टिल, जब तक, यू फिनिश योर लंच, तुम अपना लंच खत्म नहीं कर लेते, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्योंकि अगर मैं किसी को ये बोलूँ कि जब तक तुम अपना लंच खत्म नहीं कर लेते, तो वो पूछेगा ना तब तक क्या, तब तक तुम क्या करोगे, ठीक। तो मैं बोलूँगा तब तक मैं इंतजार करूँगा, आई शैल वेट। तो ये फ्यूचर टेंस है, प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक। इस तरीके से ग्रामर में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स दे करके बहुत सारा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ था वो था। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे वो भी हम देखेंगे। लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए अगले वीडियो में, एक्सट्रीमली सॉरी कि इस वीडियो में मैं वॉइस नहीं डाल रहा हूँ, अगले वीडियो में पक्का वॉइस, पैसिव वॉइस मैं डाल दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और ये डीजे भी स्टार्ट हो चुका है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा वीडियो बनाने में। बाय बाय।